So students, now we are discussing the topic that is foreign trade under the British rule. India has acquired eminence in the area of foreign trade. Since ancient time, Roman used to call India the sink of world's bullion, means but the British rule in India brought to an end to it. मीन्स जो हमारा एक्सीलेंट फॉरेन ट्रेड था, रोमन्स ने जिनको कहा कि लाखों करोड़ों का व्यापार अगर सोने चांदी का होता है तो वो इंडिया है, उन सब को ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा एंड पर ला दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। इंडिया वाज ए वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, बनी बनाई कमोडिटी जो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती थी, चाहे वो फाइन कॉटन था, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क एंड प्रीशियस स्टोन्स। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। आइवरी मीन्स हाथी दांत, एलिफेंट के जो टीथ हैं उनसे जो वर्क हमारा किया जाता है, दैट वाज कॉल्ड आइवरी वर्क। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल। जो हमारा इंडिया फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करता था, दैट चेंज्ड इनटू द नेक्स्ट एक्सपोर्टर, नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड। यानी कि बनी बनाई वस्तुएं हमारे यहाँ आने लगी और हमारे देश का जो कच्चा माल था वो बाहर जाने लगा, ब्रिटेन को जाने लगा। It was all due to the discriminatory policy of trade and tariff pursued by the British government। और ऐसा करने का उनका अपना एक मोटिव था कि उन्होंने ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बनाई, भेदभावपूर्ण नीति हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए बनाई, ताकि हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं और ब्रिटेन को इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। Suez Canal and access to the Indian market. Opening of Suez Canal in 1869 significantly reduced the cost of transportation of goods between the Britain and India। 1869 में जिस Suez Canal का निर्माण किया गया, उसका एक मोटिव ही यह था कि ब्रिटेन से इंडिया को डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी मिल जाए और इंपोर्ट भी, बिकॉज दिस कैनाल सर्व्ड एज ए डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन, अवॉइडिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यानी कि बिना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को यूज़ किए डायरेक्ट इंडिया टू ब्रिटेन। ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रमोटेड द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जब आप मीडिया कोई चीज़ बीच में से हट जाती है, ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ के ऊपर आपकी मोनोपोली हो जाती है। मोनोपोली मीन्स टोटली द ओनरशिप ऑफ ए सिंगल पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड मोनोपोली। एक ही व्यक्ति का एक कमोडिटी के ऊपर, एक पूरे साम्राज्य के ऊपर, किसी भी ट्रांसपोर्ट के ऊपर उनका अधिकार हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड द मोनोपोली पावर। नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। Owing to colonial exploitation of Indian economy, India became net exporter of the raw material and the primary product like rose, silk, cotton, wool, jute, indigo, sugar, etc. On the other hand, it became net importer of the finished goods। फिनिश्ड जो बनी बनाई कमोडिटी थी उनका नेट इम्पोर्टर बना, और जो कमोडिटी हमारी रॉ मटेरियल था उनका इंडिया बन गया एक्सपोर्टर। Our imports included cotton, silk, woolen cloth, besides several type of capital goods produced in England। And composition of export and import reflected utter backwardness of the Indian economy। Secondly, monopoly control of India's foreign trade. We have studied earlier also that due to the Suez Canal and other discriminatory policy, British government or Britishers make a monopoly control on the Indian foreign trade। During the British rule, export and import of the countries came under monopoly control of the British government। In this context, two observations are of critical significance। More than 50% of India's foreign trade was directed towards Great Britain, and while export of primary product, raw material from India supplied input to the British industry, import of finished goods from Britain provided a huge market to the British industries। Monopoly control 50% of India's foreign trade directed towards the Great Britain। यानी कि टोटल जो हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड था, जितना दूसरे देशों के साथ होता था, उसका 50% जो हमारा था वो किसके साथ हो रहा था? ग्रेट ब्रिटेन के साथ। एंड वाइल एक्सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया सप्लाइड इनपुट, जो हमारा रॉ मटेरियल था, जो हमारे इनपुट थे, वो सारे के सारे कहाँ पर जा रहे थे? ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में। और वहाँ से जो कमोडिटी बनकर आती थी, फिनिश्ड गुड्स बनकर आती थी, वो इंडिया के अंदर महंगी आती थी और उनको हमारा इंडिया एक बड़ी मार्केट के रूप में मिल गया था।
Colonial policy of British government resulted in a monopoly control of India's foreign trade. Export and import were largely restricted to be between India and Britain. India's export provided raw material to the British industry, while India's import provided a huge market for the British industry. These are the typical characteristics of a backward economy. Third one is surplus trade, but only to benefit the British. There were two type of industrial, you can say industrial production or agriculture production, that is subsistence or surplus. Subsistence means when the production is equal to your fulfillment of the basic need, and surplus means when you have extra material. You are producing 100 and you are consuming 100, that is there will be no surplus. But if you are producing 100 and you are consuming 50, then 50 will be the surplus. Surprisingly, during the British regime, our export exceeded our import. It implied a surplus of balance of trade. But note these point carefully. Means surplus balance of trade, it was good, but there was a criticism also. This surplus was owing largely to the export of primary goods, not the industrial goods, which is a sign of economic backwardness. The trade surplus was not used for growth and development of industry. Instead, it was used to meet administrative expenses of the British government in India and expenses of war fought by the British government. ट्रेड सरप्लस, जो पैसा हमारा ट्रेड सरप्लस के बाद आया, उसको इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बजाय कहाँ यूज़ किया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध करती थी, उस पैसे को वहाँ पर सरप्लस को यूज़ किया गया. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वार एक्सपेंसेस लेड टू ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया. ड्रेन बाहर चले जाना, किसी चीज़ का निष्कासन हो जाना, और इस वजह से जो हमारे इंडिया का वेल्थ था वो कहाँ पर चला गया? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में और वार एक्सपेंसेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट को. It compounded the backwardness of Indian economy, and due to this there was a heavy backwardness of the Indian economy. Surplus generated as balance of trade was only spent to meet the administrative and war expenses by the British government in India. And now, dear students, we are come to the topic that is demographic profile during the British rule. We want to discuss the topic demographic profile in Hindi.